हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी और लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था फोर्स एंड मोशन, यानी कि गति एवं बल। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज उसी के अंदर हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं स्पीड, यानी कि चाल। स्पीड यानी कि चाल। अब देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है बहुत तेज़ चलते हैं, कुछ लोग जो है बहुत धीरे चलते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। जैसे कि हमारी राइटिंग स्पीड की भी हम बात कर लेते हैं कि कुछ लोग बहुत धीरे लिखते हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ लिखते हैं। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है जिसने कि ए पॉइंट से चलना शुरू करा और वो बी पॉइंट पर पहुँच जाता है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक। अब एक पर्सन है, पर्सन एक्स, जो कि इस 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को 10 आवर्स में कंप्लीट करता है, और वहीं एक पर्सन है, पर्सन वाई, यानी कि एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम हमने वाई रखा, और ये इस डिस्टेंस को 2 आवर्स में पूरा का पूरा कवर अप कर लेता है। तो अगर आप मुझे यहाँ से इनकी स्पीड बतानी हो तो स्पीड का यानी कि चाल का हमारे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो अगर मैं पर्सन एक्स की बात करती हूँ, यानी कि एक्स व्यक्ति की बात करती हूँ, तो क्या आएगा मेरे सामने? दूरी कितनी है? 100। समय कितना लगता है? 10। तो आंसर यहाँ से बनेगा मेरा 10 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि अगर मैं हिंदी में लिखती हूँ तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। इसी तरीके से अब हम निकाल लेते हैं, जैसे हमने एक्स पर्सन की निकाली उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं वाई व्यक्ति की चाल। तो वाई व्यक्ति की चाल, अब डिस्टेंस तो सेम ही रहा, दूरी तो सेम ही रही, लेकिन जो इसने टाइम लिया वो कितना लिया? ये लिया 2। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ से क्लियर समझ में आ गई कि जो एक्स व्यक्ति की स्पीड थी वो कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो वाई व्यक्ति की स्पीड थी वो थी हमारे पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख पा रहे हो कि कौन से पर्सन ने, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा एक घंटे में। तो आप देख पा रहे हो कि वाई ने ज़्यादा कवर अप करा। तो यानी कि जो वाई की स्पीड है वो एज कंपैरिजन टू एक्स वो ज़्यादा है, एक्स की कम है और वाई की ज़्यादा है। तो सिंपली चाल का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन या कोई व्हीकल किसी दूरी को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाता है, उसी को हम बोलते हैं उसकी चाल। जैसे कि अगर मान लो मुझे कहीं पे जल्दी पहुंचना हो, ठीक है, तो मैं क्या किसकी हेल्प लूँगी? किसी कार की हेल्प ले सकती हूँ, बस की हेल्प ले सकती हूँ, ट्रेन की हेल्प ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो उनकी स्पीड है वो मेरी स्पीड से ज़्यादा होगी। तो यानी कि अगर मुझे किसी चीज़ को कम टाइम में ट्रैवल करना है तो मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आती है। अब क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से पूछा जाएगा? यही कि वो आपको कोई दूरी दे देगा, समय दे देगा और आपसे उसकी चाल निकलवा लेगा। तो जस्ट आपको ये वाला जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि क्या, कि अगर मान लो किसी चीज़ का समय कम हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। जैसे हमने इस क्वेश्चन में भी देखा, हमारे पास जो दूरी थी वो तो सेम ही रही 100 किलोमीटर, लेकिन चेंज क्या हुआ? यहाँ पे टाइम चेंज हुआ। तो जैसे ही टाइम हमारे पास कम हुआ तो स्पीड आपने देखा कि हमारी बढ़ जाती है, और जैसे ही हमारे पास टाइम ज़्यादा हुआ तो जो स्पीड है हमारी वो यहाँ पे कम हो जाती है। अब एक चीज़ और पूछी जाती है यहाँ पे कि जो चाल है उसका SI मात्रक पूछा जाता है। SI मात्रक पूछा जाता है, तो वो आपका यहाँ पे होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है इसका SI यूनिट। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपको कोई यूनिट है वो आपको किलोमीटर्स पर आवर्स में दे देगा और आपको बोलेगा कि इसे कन्वर्ट करके दिखाओ मीटर पर सेकंड में। तो देखो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, इस ऑब्लिक का मतलब हमें समझ में आता है कि कोई चीज़ हमारे पास डिवाइड में है। तो अगर मेरे पास कोई चीज़ इस तरीके से है किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि किमी, और यहाँ पे है घंटा, और हमें अब इसे कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड। तो देखो अब हम कैसे करेंगे। किलोमीटर्स में मीटर्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 1000। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में पहले मिनट में जाने के लिए 60, और फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 60 × 60। अब सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल,
तो ऊपर बच गया 10, नीचे बच गया 36, इसको हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/18। यानी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमें किसी चीज़ की स्पीड दी हुई है और मुझे इसको किसमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगी? सिंपली मैं इसको 50 को क्या करूँगी, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और जो मेरा आंसर है वही आ जाएगा मेरा मीटर पर सेकेंड में। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा अगर हमें इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, ठीक है, अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो मैं क्या करूँगी, इसका जस्ट उल्टा 18/5 से तब मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताई कि अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटे से किस में जाना है, मुझे जाना है मीटर पर सेकेंड में, मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी अपने क्वेश्चन को 5/18 से। वहीं अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी कि मीटर पर सेकंड में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे 18/5, जो भी हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स, यानी कि जो हमारे इस चैप्टर का मेन पार्ट है, ठीक है, बल। तो अब ये बल क्या होता है, तो बल एक प्रकार का क्या है कि कोई भी अगर हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को धक्का देना या किसी भी चीज़ को खींचना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है ना कि खाली किसी चीज़ को धक्का देना और खींचना, ये इनकम्प्लीट रहती है। तो यहाँ पे जो मेन डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन रहती है वो ये कि किसी भी चीज़ पर जब हम धक्का देते हैं, खिंचाव लगाते हैं या फिर कोई भी एक ऐसा बल, ठीक है, वो क्या होता है कि जो एक बॉडी दूसरे पर क्या कर देती है, आरोपित करती है। यानी कि कोई एक्सटर्नल बॉडी, ठीक है, या कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जब किसी फोर्स को अप्लाई करती है या किसी तरीके का खिंचाव पैदा करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बल लगाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे गेट खोलने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, गेट बंद करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, अपने फ़ोन को प्रेस, ठीक है, जब हम टैप 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 करते हैं, जैसे हमारे आजकल जो टच स्क्रीन फ़ोन है, तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बेशक उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है, लेकिन एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो बल क्या है, बल एक प्रकार का या तो किसी चीज़ का खिंचाव उत्पन्न करना या किसी चीज़ को धक्का देना, जो कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाती है, आरोपित करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है वैसे तो आपको PDF में मिलेगी ही, इस डेफिनेशन को आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि 1 मार्क में, 2 मार्क्स में आपसे ये सब चीज़ें आपके टीएलएड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बल क्या है ये आप अब बता पाएंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं बल के प्रभाव की तरफ कि आखिर ये जो बल है, ठीक है, इससे क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले इसके प्रभाव की बात करती हूँ तो बल से हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि कोई मेरे पास एक फुटबॉल रखी हुई है, कोई गेंद रखी हुई है, तो अगर मैं उसमें फोर्स लगाती हूँ, ठीक है, मैं उसमें कोई बल लगाती हूँ, तो क्या होगा कि वो जो बॉल जो स्थिर थी, ठीक है, अब वो क्या हो जाएगी, वो गति में आ जाएगी। कैसी अवस्था में आ जाएगी, गति में अवस्था में आ जाएगी। या फिर इसका उल्टा कि अगर मान लो कि कोई बॉल लुढ़क कर मेरे पास आई, ठीक है, वो गति अवस्था में थी, गतिशील थी, और मैंने उसको क्या कर दिया, पैर से या फिर हाथ से रोक दिया, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी किसकी वजह से हुआ कि मैंने बल लगाया और उसकी वजह से जो वो गतिमान थी, ठीक है, उसमें जो गतिशीलता थी वो क्या हो गई है, स्थिरता में कन्वर्ट हो चुकी है। या फिर तीसरी चीज़ क्या हो सकती है यहाँ पे कि मान लो एक बॉल थी, मेरी तरफ वो किसी स्पीड के साथ आई, मैंने उसमें और ज़ोर से किक कर दिया, तो होगा क्या कि जो उसकी स्पीड थी वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं कि या तो बॉडी में क्या आ सकती है, स्थिरता आ सकती है, यानी कि वो स्टैटिक पोजीशन में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या आ सकती है, गतिशीलता आ सकती है उस बॉडी में, ठीक है, या फिर जो उसकी चाल है उसमें परिवर्तन हो सकता है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उस बॉडी पर किस तरीके की फोर्स लगाई है। तो पहला प्रभाव कि अगर कोई चीज़ स्थिर पोजीशन में है तो उसको हम गतिशील में कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर गतिशील है तो उसको हम रोक सकते हैं, और तीसरी चीज़ कि हम उसकी चाल की परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसकी जो स्पीड है उसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड जो इसमें मेन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो मिलता है चेंज इन शेप, यानी कि आकार में परिवर्तन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी जैसे मैंने बालों में एक रबर बैंड लगाई हुई है, ठीक है, तो अब ये जो रबर बैंड होती है तो छोटी सी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको खींच के अपने बालों में रोल कर लेते हैं। तो होता क्या है कि मैंने बल लगाया, इस रबर को पुश करा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इसकी शेप है वो चेंज हो गई,
तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बल लगाने से हुआ क्या कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट की जो उसकी शेप थी मैंने उसको चेंज कर दिया, यानी कि बल लगाने से हम किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे हमारे पास स्पॉन्ज होते हैं या फिर जिन गद्दों पे हम लोग, मैट्रेसेस पे जिन पे हम सोते हैं, बैठते हैं, जो हमारे सोफे होते हैं, आपने देखा होगा जब आप उस पर बैठते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी से क्या हो रहा है, बल लग रहा है, उस पर एक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो दब जाता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो ये था हमारे पास इसका दूसरा प्रभाव। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि बल लगाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट के मैच को ही ले लो कि एक बॉलर है, वो आपके सामने से बॉल डालेगा और आप जब उसे हिट करोगे तो वो जो बॉल है उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। बॉल आपके सामने से आई, लेकिन अब बैट्समैन ने उसको हिट करा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो बल से हम क्या कर सकते हैं, दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, यानी कि बल से बाय अप्लाइंग अ फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग और स्टैटिक ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम बल लगाते हैं तो हम किसी जो हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी हम पोजीशन को, उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए फोर्स के बारे में हम यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि जो फोर्स है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आप पूछोगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास फिजिक्स में जिनके पास डायरेक्शन भी होती है और अपना एक मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे कि आपने देखा कि मान लो कि बॉल हमारी तरफ आ रही थी जब हम क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन हमने क्या करा कि बॉल को इस तरीके से हिट करा कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी कि हमने कोई मैग्नीट्यूड भी लगाया होगा। मान लो कि मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो एक तो मैं उसमें मैग्नीट्यूड लगा रही हूँ कि भाई मैंने इतने यूनिट की फोर्स लगाई, और दूसरा साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगी, जिस दिशा में मैं बल लगाऊंगी, वही दिशा मेरे ऑब्जेक्ट की दिशा भी बन जाएगी। यानी कि जिन क्वांटिटीज में हमारे पास दिशा, ठीक है, और परिमाण यानी कि एक वैल्यू, दोनों चीजें होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो ध्यान रखिएगा, बल के पास परिमाण भी होता है, ठीक है, और दिशा भी होती है, इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ये बस आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ मान के रख लीजिए, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्सेस के टाइप्स को, यानी कि जो हमारे पास बल के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक एक करके अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले हमारे पास जो फोर्सेस है उसका नाम है मस्कुलर फोर्सेस, यानी कि पेशीय बल। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप किसी भारी वस्तु को उठाते हैं, किसी हल्की वस्तु को भी उठाते हैं, तो आपके हाथों में, ठीक है, या फिर आपके किसी बॉडी पार्ट पर, जब मान लो अगर मैंने कोई बैग अपने कंधों पर रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरी मांसपेशियों में किसी तरीके का खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो लगने वाला बल है, ये जो खिंचाव है, ठीक है, ये भी क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को धक्का देना या खींचना क्या है, बल है। तो जब मेरी मांसपेशियों में जो खिंचाव आया वो भी एक तरह का बल है। तो क्योंकि ये मांसपेशियों में आया है तो किस प्रकार का बल हो गया, पेशीय बल हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जब हम कुएं से, जैसे कि पहले के लोग पानी निकालते थे, हैंड पंप से हम लोग पानी खींचा करते थे, है ना, स्विच चलाते थे, तो मांसपेशियों में हमारे दर्द होता था ना, तो हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। उसी टाइप के बल को हमने क्या बोला, पेशीय बल बोला। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वीय बल। अब देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, चाहे हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ जब भी उछालते हैं तो वो वापस लौट के हमारे पास ही, यानी कि धरती की तरफ आती है। जैसे कि मैंने इस मार्कर को उछाला, ये वापस मेरे पास आ गया, तो सारी चीज़ नीचे की तरफ क्यों आती हैं, धरती की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती हैं, इसका रीज़न है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वीय बल। क्योंकि जो हमारी अर्थ है, ये हमारी सारी चीज़ों पर, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हम है, चाहे हमारी बिल्डिंग है, घर है, ठीक है, क्या करती है, उस पर एक लगातार एक फोर्स लगाती रहती है, जो कि क्या करता है, उसको धरती के केंद्र की तरफ खींचे रखता है, जिसकी वजह से हम सभी लोग धरती पर बंधे हुए हैं। आप सोच के देखो वरना खुद ही कि धरती जो है वो तो हमारी घूमती रहती है, रोटेट होती रहती है, लेकिन स्टिल हम में से कोई अपनी जगह से मूव नहीं करता। तो यही एक रीज़न है, उसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हम, धरती जो है हम पे लगातार एक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से क्या है, हम धरती से बंधे हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय बल। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कि जब कोई मैग्नेट, ठीक है, क्या करती है, किसी पर बल लगाती है, कैसी चीज़ों पर बल लगाएगी, जिसके अंदर क्या है, चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि चुंबकीय क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। उन चीज़ों को जब अपनी तरफ खींच लेती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल।
खेला होगा ना बचपन में, हम मैग्नेट से बहुत खेलते थे, चुंबक से खेलते थे ना, कि जब भी हम किसी उसको लोहे की चीज़ के पास लेके जाते थे तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया करती थी, अपनी तरफ खींच लिया करती थी, उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय बल। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने देखे हैं कि हमारे पास जो होते हैं दो तरीके की चार्जेस होते हैं, यानी कि दो तरीके के हमारे पास आवेश होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे पास पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं धनात्मक, और एक होते हैं हमारे पास नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक, एक बार स्पेलिंग्स इनकी देख लेना, शायद आई थिंक ऐसे ही लिखा जाता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो अब इसमें क्या है धनात्मक और ऋणात्मक में, कि जब हम जानते हैं कि जब हमारे पास सेम चार्जेस होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, और जब अपोजिट चार्ज होते हैं, मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो वो यही जो थ्योरी है ना वो यहीं से आई है, कि जब भी हमारे पास अपोजिट चार्ज होंगे, यानी कि उल्टे चार्ज होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस का होगा, वो तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे की तरफ से क्या होंगे, प्रत्यारोपित होंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर जाते रहेंगे। तो ये है हमारे पास विद्युतीय बल। नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट है फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि लाइफ में मैं कहूँगी अभी भी जब आप अपनी कॉपी में लिख भी रहे ना तो भी आपके साथ है, एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसी ना किसी रूप में हमारे पास काम कर रही होती है, चाहे जब हम चल रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हम कॉपी पे लिख रहे हैं तब भी हमारे साथ काम कर रही है, जब हमारे जो व्हीकल्स है वो हमारी सड़कों पे मूव कर रहे हैं तब भी हमारे साथ काम कर रही है। अभी कैसे काम कर रही है, आपने देखा होगा कि जब आपकी जो चप्पलें हैं, जो स्लीपर्स हैं, वो पुरानी हो जाती है तो वो कुछ टाइम के बाद ना स्लिप करने लगती है। या फिर अगर आप किसी चिकने फर्श पर चलते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाइल्स पे चल रहे हो, ठीक है, या फिर आप कहीं पे पानी गिर गया तब चलते हो, तो वहाँ पे आपके स्लिप होने के जो चांसेस है, जो आपके गिरने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा घर्षण बल है ना वो कम हो जाता है। अब ये घर्षण बल होता क्या है, तो घर्षण बल ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला बल होता है, जो कि उस मोशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उस मोशन को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम चलते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि हम थकने लगते हैं। सेम विद जब हम लिखना शुरू करते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि हमारा जो हाथ है वो दर्द करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब होता है इस घर्षण बल के कारण, क्योंकि जब हम लिख रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन में, मान लीजिए मैं कुछ भी लिखती जा रही हूँ, तो ये जो एक बल है ना ये मेरे पास किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा हाथ है वो दर्द करने लगता है। सेम विद जब हम चलते हैं तो जब चलने पर हम क्या करते हैं, धरती की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो ये जो धरती है ये भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल बोलते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम टायर्ड फील करने लगते हैं, थकने लगते हैं। अब ना केवल ये हमारे ह्यूमन बींग्स में लगता है, बल्कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब जो मम्मियाँ वगैरह हैं सिलाई करती होंगी, तो वो या फिर जो आपकी मान लो वो भी छोड़ो, सिलाई मशीन का भी छोड़ो, कि जब हमारी मान लो घर में कोई कार है हमारे पास, या हमारे पास मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, ऑयल डलवाते हैं पेट्रोल के साथ। आपने देखा होगा कि एक जो मोबिल होता है वो हमें डलवाना पड़ता है इंजन को अच्छा रखने के लिए, आपने आर्ट्स भी देखे होंगे। तो वो क्यों? वो इसलिए ही होते हैं ताकि वो इस घर्षण को कम कर सके। क्योंकि होगा क्या कि अगर हमारे पुर्जों के बीच में जो उसके पार्ट्स है, अगर उनके बीच में घर्षण ज़्यादा होगा तो वो जल्दी घिस जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो उस घर्षण को कम करने के लिए, ताकि जो हमारे उसके पार्ट्स हैं वो ना घिसे, हम क्या करते हैं, इस फ्रिक्शन को कम करा देते हैं। तो इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो पुराने के टाइम में स्कूटर होते थे तो उनके ब्रेक में आपको एक ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ चिपचिपा सा देखने को मिलता था। वो क्या होता था, ग्रेफाइट होता था, ठीक है, ग्रीस होती थी। अब उसकी वजह से होता क्या था कि वो स्मूथ हो जाते थे, जो ब्रेक्स थे वो स्मूथ हो जाते थे, जिसकी वजह से होता क्या था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी को बस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये बहुत सारे वेज में हमारे पास अच्छी भी है और बहुत सारे वेज में हमारे लिए ख़राब भी है। जैसे कि आप सोच के देखो कि अगर हमारे उसमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो क्या हम चल पाते? अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो क्या हम लिख पाते? हम नहीं लिख पाते। लेकिन अब जैसे कि इसके फ़ायदे भी हैं कि हम चल पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, वहीं इसके नुकसान भी है कि इसकी वजह से होता क्या है कि हम थक जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी फोर्स होती है हमारे पास जिसके हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी है। लेकिन जहाँ पे इसके नुकसान हैं वहाँ पे हम अलग अलग तरीकों को अपना के इसको कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको व्हीकल्स का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे हम ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके क्या कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं,
एज अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सारी चीज़ समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही अगर आप हमारी किसी प्लेलिस्ट पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहां से डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।